फ्रेंड्स, आज आता है छोटा क्लास में जो भी क्लास 10वीं का स्टूडेंट है उन सभी का 20 फरवरी का पेपर है साइंस का। तो उसके लिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट अभी करवाया था, थोड़ी देर पहले अपलोड किया था डायबिटीज। ठीक है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में आपको खंड ग से लेकर आखिरी तक के करवाए जाएंगे। शुरू के 2 ही खंड हमने करवाए थे, आपको सेक्शन 2 ही करवाए थे, ए और बी। ठीक है, तो उसके बाद ये जो भी इस वीडियो में करवाए जाएंगे एंड तक देख लेना। इंपॉर्टेंट कौन कौन से वही करवाएंगे ताकि आपका समय भी बचे। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे रिपीटेड इस क्वेश्चन पेपर से, वो भी बताएं, क्योंकि ये सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पिछले साल का। तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस करके। करते हैं स्टार्ट। कि आपका विज्ञान का पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल हुआ था। इंस्ट्रक्शन तो पहले ही बता दिए थे। तो चलते आपके सीधे क्वेश्चनों पर। यह खंड गया यहाँ से करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये 3-3 नंबर के थे। 2-2 वाले हमने कर लिए, एक बार नंबर के भी कर लिए। अब इसमें एक इस तरीके से पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको कोई भी दे दिया जाएगा, ऊपर आरेख से दर्शा दिया जाएगा और बोला जाएगा आरेख में दर्शाई गई प्रायोगिक व्यवस्था का अध्ययन करके। यहाँ पे आपको व्यवस्था दी हुई है, इस अवस्था का जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है कि इसका समीकरण क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, प्रश्नावली ली हुई है, उसमें धागे से क्या लटकाया हुआ है, आयरन की कील लटकाई हुई है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, और ये स्टैंड्स है, बस ये। तो इसमें आपको रासायनिक का समीकरण लिखना है और इस अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखना है कि ये कौन सा प्रकार है अभिक्रिया का, इसकी परिभाषा भी लिखनी है। और आयरन के स्थान पर ऐसी 2 अन्य वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिसका उपयोग कॉपर सल्फेट विलयन के साथ इसी प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं, जैसे 3 नंबर का है, इसमें तो एक बात है उसका रासायनिक समीकरण बताने की समीकरण क्या है, और इस अभिक्रिया का प्रकार का नाम बताना है, परिभाषा देनी है। उसके बाद इसमें जो आयरन के स्थान पर 2 कौन सी वस्तुएं रख सकते हैं जो सेम अभिक्रिया करे, वो भी बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है Fe प्लस में CuSO4। ठीक है, तो जब इसकी अभिक्रिया करे तो ये FeSO4 और प्लस में Cu बन गया। तो ये अभिक्रिया पूछी थी, तो कौन सी अभिक्रिया थी, विस्थापन अभिक्रिया थी, क्योंकि यह एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु के जो लवणीय विलयन से कम अभिक्रिया धातु को स्थापित कर सकता है। यानी क्या मतलब है कि जो कम अभिक्रियाशील धातु होगा, ठीक है, उसका जो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं, बोला गया अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवणित विलयन, कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी वह कम अभिक्रियाशील धातु के जो लवणित विलयन है उसको विस्थापित कर देगी, हटा देगी, जैसे इस मामले देखने को मिला था विस्थापन करने का। ठीक है, तो इसके स्थान पर कौन सी 2 धातु का प्रयोग कर सकते हैं, वह जिंक है, एल्यूमिनियम है, और एक्स्ट्रा लिखना चाहो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा। उसके बाद 28वां देख सकते हो, मरकरी के अयस्क का नाम लिखना है। जो मरकरी है उसके अयस्क का नाम बताना है, और यह प्रकृति में जिस प्रकार के जिस रूप में पाया जाता है उसका उल्लेख करना है कि कैसे है। मरकरी को अपने अयस्क से निष्कासित करने में होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण परिस्थिति को दर्शाते हुए लिखना है। इसमें क्या करना है, मरकरी के अयस्क का नाम लिखना है और उसके निष्कर्षित करने वाली जो उसकी अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होती है, उसके बारे में बताना है 3 नंबर के में। यहाँ पर देख सकते हो, इसमें पहले होगा सिनेबार और सल्फाइड। तो यहाँ पे 2HgS हो जाएगा प्लस में 3O2 हो जाएगा। जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे जो देखते हो O हो जाएगा, ये O इसके पास चला जाएगा, तो 2HgO प्लस में 2SO4 बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, दूसरी लिखना चाहो तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो, हीट करके O2 अलग हो गया, 2Hg अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हीट करके गर्म करने पे। उसके बाद 29वां, किन्हीं 2 जंतु हार्मोन और उनके स्रावित करने वाली ग्रंथि का उदाहरण लेते हुए व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें जंतु के हार्मोन के बारे में बताना है और उनको स्रावित करने वाली ग्रंथि का उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, जैसे कि पहला हमारे हार्मोन शरीर में, पहला वृद्धि और विकास, दूसरा उपापचय का नियमन करने में किस प्रकार सहायक है। यानी कि ये 2 बतानी कि वृद्धि और विकास में कैसे सहायक है और उपापचय का नियम में कैसे किस प्रकार सहायक है, ये बताना है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर कैसे होगा। पहले में होगा आपका वृद्धि हार्मोन होगा, और उसी का दूसरा पॉइंट 2 पॉइंट और लिख सकते हो, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित, यह सभी अंगों में वृद्धि प्रेषित करता है। ठीक है, इसी से आप ले सकते हो। और दूसरा था थायरोक्सिन हार्मोन होगा, दूसरे का आंसर थायरोक्सिन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, थायरोक्सिन का ही होता है। यह शरीर की वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियम करता है। ठीक है, ये होगा। इस तरीके से आपको इसके नाम लिखने हैं।
उसके बाद देख सकते हो 30वां मटर का पौधा फिर से आ गया, यानी कि मटर का जो पौधा है मेंडल का, ये आपका पूछा जाएगा 5 नंबर के में भी, 3 में भी है, तो 3 में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देख सकते हो मेंडल ने शुद्ध मटर के लंबे पौधे, ठीक है, और शुद्ध मटर के बोने पौधे, तो बोने को इस तरीके से दर्शाया गया छोटे टी से, और लंबे को बड़े टी से दर्शाया गया है। ठीक है, का संकरण कराकर F1 संतति के पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, इन दोनों को एक साथ करवाया बिक्रिया तो F1 प्राप्त हुआ, और F1 संतति के जो पौधे का 100 परागण कराया गया तो F2 संतति के पौधे प्राप्त होंगे, तो इसका भी करवाया गया, बिक्रिया कराई गई, तो F2 की संतति प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें बोली गई कि इन दोनों का करवाया गया था, मेंडल का अपना प्रयोग पड़ा भी होगा, इसमें 2 लंबे पौधे बोने पौधे का आपस में संकरण करवाया गया था। ठीक है, तो पॉइंट में क्या बोला गया वो देखते हैं। ये में बोला गया F1 संतति के पौधे किस प्रकार के दिखते हैं, उनका जीन संयोजन लिखिए, पहली चीज़। दूसरे में बोला गया संतति के पौधे में बोनेपन के जीन क्यों व्यक्त नहीं हुए, यानी बोने क्यों नहीं दिखाई दिए। F2 संतति में प्राप्त पौधे का अनुपात लिखिए, और इस प्रयोग के लिए निष्कर्ष का उल्लेख कीजिए, निष्कर्ष भी बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका होगा कि सभी पौधे लंबे होंगे, पहले में था जीन संयोजक TT होगा। ठीक है, और दूसरे वाले का यह एक अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, बोने पौधे क्यों दिखे वो बताए थे। तो यह एक अप्रभावी लक्षण है, इसे प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और तीसरे में बताता है, ठीक है, तो लंबे अनुपात बताता था। ठीक है, तो लंबे का 3 का, बोने का 1 का, 3/1। ठीक है, इसी से लंबा गुण प्रभावी है और बोना लक्षण है अप्रभावी है, जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं होता, ये इसलिए है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताने, इसका पूरा करके चले जाना, मंडल का ही आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो ये 31वां, ये दोस्त का तो हमारे बार करवा चुके हैं, दृष्टि दोष हर एक क्वेश्चन पेपर में आया था, 5 सेट में आया था। ठीक है, ये पिछले साल के, तो इस बार भी आएगा। दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तो जरूर कर जाना, इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका अथवा वाला कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 ऑलरेडी पहले बहुत बार कर चुके हैं अभी भी। ठीक है, अच्छे से हमने ये हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया था, और हमने हर एक के आंसर बताए, तो वो वीडियो जाकर देख लेना। बाकी हम इसका अथवे वाला करते ही भी 3 नंबर का। जैसे श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, इसके होने के कारण उल्लेख कीजिए कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश पुंज के विक्षेपण को दर्शाने के लिए आरेख खींचे। इसमें बोला गया है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, वो विक्षेपण किसे कहते हैं, यानी परिक्षेपण किसे कहते हैं श्वेत प्रकाश का, वो हमें बताना है। और तो इसके होने के कारण उल्लेख कीजिए, यानी इसके होने का क्या कारण है वो बताना है। ठीक है, और इसका हमें प्रिज्म द्वारा इसको दर्शाना है, आरेख के द्वारा 3 नंबर के में। तो जब भी आरेख से द्वारा दर्शाना है तो इस तरीके से आप दर्शा सकते हो आरेख से। ठीक है, दिखा सकते हो कि इसमें लाइट गई इसमें गुजरी। ठीक है, तो रे ऑफ वाइट लाइट, यानी कि वाइट लाइट की जो किरण है, प्रकाश इसमें गई, तो ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड होगी, बट गई, जैसे हम तो इसको बोलते हैं। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, वोयलेट, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसमें आपको दर्शाना था, इस तरीके से दर्शाओगे, और इसी का 1 नंबर है। आपको अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है कैसे लिखें, तो इस तरीके से लिखोगे, बना दोगे, तो बनाने का भी आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लिखने का, जैसे कि श्वेत प्रकाश का इसके अवयवीय वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण बताता है किसे कहते हैं, तो विक्षेपण होता है कि श्वेत प्रकाश का अवयवीय वर्णों में विभाजन, वो आपका विक्षेपण कहलाता है। कारण बताता है कि किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो प्रकाश होता है विभिन्न वर्ण आपतित किरणों की सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकता है, यानी कि जब भी उसमें प्रकाश पड़ेगा प्रिज्म में, तो वह अलग अलग कोने में झुकेगा, जिससे कि वह अलग अलग रंगों में दिखाई देगा। इस तरीके से इसके डिफाइन करके बताना था। उसके बाद दोस्तों 32वां में इस तरीके से 2 पूछा जाएगा। ठीक है, ए और बी करके 3 नंबर में। क्या होता है जब किसी परिनालिका की कुंडली जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आपको बताना परिनालिका की कुंडली जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है के भीतर नरम लोहे के तारों के बंडल को रखा दिया गया, नहीं बोला गया परिनालिका की कुंडली है। ठीक है, उसको स्थायी धारा में प्रवाहित हो रही है, उसके अंदर लोहे की तारों की कुंडली रख दी, बंडल सा रख दिया। ठीक है, बंडल सा अंदर रख दिया, जैसे होता है ना घुमा बंडल सा, इस तरीके से इसे रख दिया। उसके बाद प्राप्त होने वाली युक्ति का नाम बताना है, और इससे यह नाम क्यों दिया गया ये बताना। इसमें बोला गया कि पास परिनालिका की कुंडली है जिसमें स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें हमने लोहे के तारों का बंडल सा गुच्छा सा घेर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ, युक्ति प्राप्त हुई, उसका नाम बताना है, और यह नाम क्यों दिया गया ये बताना है।
ठीक है। उसके बाद इसका बी भी देख लेते हैं, फिर साथ में आंसर देख लेंगे। किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं को आरेखित कीजिए, यानी कि विद्युत धारा प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्रीय आरेख है उसके बारे में बताना है, और चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं का यह पैटर्न क्या इंगित करता है ये बताना है। यहाँ पे दोस्तों पहले का जो ए था, ए में होगा, यह चुंबकीय हो जाता है, विद्युत चुंबक होता है। जब विद्युत धारा प्रणालिका से होकर गुजरती है तो तब यह चुंबक की तरफ व्यवहार करता है। जब भी इसमें बोला कि जो विद्युत धारा है प्रणालिका की होकर गुजरती है, जैसे ये प्रणालिका में गुजरेगी तो इसमें चुंबक की तरफ व्यवहार करती है वो, ठीक है। और बी में इसका पैटर्न के हिसाब से बताता है इंगित करके, तो इस तरीके से पैटर्न आप बना दोगे, धारा में सीधी सीधी लाइन और इस तरीके से चुंबक से इसमें, ठीक है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। कोई एक भी आरेख बना सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, तो भी आपको नंबर दिए जाएंगे। यह पैटर्न इंगित करता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, ये बताता है कि जो चुंबक का क्षेत्र होगा वो एक समान होगा, ठीक है। सर जा रहा है तो ऐसे दिखाएगा जाते हुए, ठीक है, एक ही साइड से, अलग अलग नहीं हो सकता। उसके बाद 33वां, आहार श्रृंखला और आहार जाल के बीच विभेदन कीजिए, यानी आपको आहार श्रृंखला और आहार जाल क्या होता है वो बताना है। यदि हिरण, घास और शेर की किसी आहार श्रृंखला में हिरणों की संख्या घट जाए तो प्रथम पौष्टिक स्तर और तृतीय पौष्टिक स्तर के जीवों की जीवन संख्या क्या होगी, इसमें बताना है कि आपको आहार जाल और आहार श्रृंखला क्या होती है उसके बारे में बताना है। और इसमें हिरण है, घास है, शेर है, ये एक श्रृंखला में होते हैं, ठीक है। घास को हिरण खाते हैं, हिरण को शेर खाता है, ऐसे। अगर इसमें हिरण हट जाए तो जो घास है और शेर है इसकी जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हार श्रृंखला, हार श्रृंखला होती है यह विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि हर एक स्तर पर हर एक अपने नीचे वाले स्तर को खाता है, तो खाने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, श्रृंखला होती है, उसे हार श्रृंखला कहते हैं। और आहार जाल होता है जीवों के मध्य आहार संबंधित शाखान्वित श्रृंखला, यानी शाखाओं का एक जाल। उसमें बोला गया अगर घास है उस संख्या पूछी थी, तो घास प्रथम पौष्टिक स्तर की जनसंख्या में वृद्धि होगी और भाग वाले की जनसंख्या में कमी होगी, क्योंकि बीच वाला हट गया। घास तो बढ़ रही है क्योंकि हिरण नहीं खा रहा, और जो हिरण को शेर खाता है तो शेर हिरण नहीं खा पा रहा तो इसलिए वो मर जाएगा, संख्या कम हो जाएगी, इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 5-5 वाले में, इसमें इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। 5-5 नंबर के होंगे, इसमें ऊपर नीचे दिया जाएगा, तो इसमें से कोई एक करके देख लेते हैं, जैसे आपको समझ आए, जैसे कि 14 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ए दिया हुआ है, एक शुष्क क्वथन नली में फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को लेकर गर्म किया गया, यानी फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को हमने गर्म कर दिया। कुछ समय पश्चात जो नली है उसमें जल के छोटे छोटे बूंदे दिखाई दे, यानी कि जब हमने क्रिस्टल को गर्म किया, ठीक है, फेरस सल्फेट को, तो गर्म होने के बाद उसमें बूंद सी दिखने लगी, ये इसमें बोला गया है। अब पॉइंट में हमें क्या बताना है वो देखो। पहला, जल की यह बूंद कहाँ से दृष्टिगोचर हुई, यानी ये कहाँ से आई बूंद है। दूसरे में बोला गया गर्म करते समय रंग में क्या परिवर्तन दिखाई दिया। तीसरे में बोला गया है कि प्रत्येक फेरस सल्फेट यानी ये FeSO4 है वो क्रिस्टल के अणु के साथ जल के कितने अणु जुड़े होते हैं, यानी कि कितने अणु जुड़े होते हैं FeSO4 में वो बताना है। कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीय रूपों के आणविक सूत्र भी हमें लिखने हैं, ठीक है। तो पहले इन तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा पहले का, फेरस सल्फेट में क्रिस्टल के जल के अणु गर्म करने पर वाष्पशीत हो गए, यानी कि बूंद बताई थी, बूंद कहाँ से देखी, तो हमने उसको गर्म किया फेरस सल्फेट को, तो वह वाष्पित हो गया, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हो गया। उसके बाद रंग में क्या होगा, तो हरे से सफ़ेद हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में बताना था सूत्र, ठीक है, रासायनिक नाम सा, तो CuSO4 है और ये Na2CO3, इस तरीके से आपको ये बताना है, क्लियर। बात देख सकते, चौथे में आपको बोला गया है कि उल्लेख कीजिए कि जिप्स से प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो जिप्सम है उससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो बताने हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की दो उपयोग बताने हैं। इसको जिप्सम से हमें प्राप्त करने के लिए तो 373 पर हम केल्विन पर इसे गर्म करेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पे देख सकते ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाएगा। जिप्सम से हमें अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना है तो उसे गर्म करेंगे 373 केल्विन पर। उसके उपयोग क्या है कि ये सजावट के लिए, खिलौने बनाने में काम आता है, टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए काम आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके 5-5 नंबर के होंगे, हर एक आपका एक 2-2 नंबर में डिवाइड होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद दोस्तों 35वां, इसमें इस तरीके से श्रृंखला दे दी जाएगी और नीचे पूछ ली जाएंगे इसके क्वेश्चन, क्लियर, समझ आ गया। जैसे कि 35वां है, इसका सेकंड देखते हैं, ठीक है। जिसमें खुले रंध्र के छिद्र का आरेख खींचना है और इसके पहले में बोला गया द्वार कोशिका और हरित लवक को नामांकित करना है। रंध्रों द्वारा देखते हो निष्पादित 2 कार्यों का उल्लेख करना है।
खुले पे रंध्र के बारे में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये बताना है, ठीक है। रंध्र, खुला रंध्र, इसका चित्र बनाना इस तरीके से आना आता है, आ भी जा सकता है, ठीक है। इस बार ये पूछा भी जा सकता है और बाकी भी आ सकते हैं। उसके बाद ऐसे तो कार्य पूछे तो गैसीय विनिमय आएगा, वाष्पोत्सर्जन आएगा। इस तरीके से इसके बताने हैं, ऐसे ही आपके पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के में। और ये दोस्तों परिपथ वाला आएगा, तो परिपथ वाला जो करके जाना जो आपका चैप्टर है, ठीक है। वही बार खंडारा होगा, पूरे पेपर का आखिरी होगा। जैसे कि 37वां, इसमें कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। यहाँ पे तत्व के बारे में बताया जी। दोस्तों हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं, नहीं हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं उसकी परिभाषा बतानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ इसका सेकंड, उन 2 गुणों की सूची बनाई है जिसके कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बना सकता है। ये और सेम बोला गया कि देखो एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित देखो प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र लिखना है, ये हमें बताना होगा। और इसमें जो उपस्थित है एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल के बीच होने वाले अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे पैसेज वाले, 8 वाले, आखिरी वाले में। और इसमें फिर दिया होगा ऊपर वाला फिर नीचे वाला। तो पहले इन तीनों के आंसर करते हैं अभी आखिरी, ठीक है। तो दोस्तों 37वें में ए, ठीक है। इसमें आपका इस तरीके से होगा कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा निर्मित यौगिक, और उसके बाद इसमें संख्या बताई थी तो 4 संयोजकता होगी और श्रृंखला होगी, ठीक है। और सी में हमें यहाँ पे दोस्तों सी में बोला गया था एथेनॉल, एथेनोइक का, तो उसका इस तरीके से बनेगा, आपको इस तरीके बनाना आ सकता है। और इसमें इस तरीके से आपको बताना होगा रासायनिक समीकरण द्वारा, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इनके आंसर इसी तरीके से आपको करने जैसे कि हमने आपको दिखाया है, ठीक है। और इसमें आपके इसी तरीके से पूछे जाएंगे जो हमने अभी तक आपको करवाया। यहाँ पे देख सकते हो अवतल दर्पण, इसे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश किरण, दर्पण, ये दर्पण वाला आएगा। तो ये करके जुड़ चले जाना दर्पण वाला, ठीक है। सीधा बीम, उल्टा बीम, और यहाँ पे फोकस दूरी निकालना, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना, ये पक्का आएगा। तो कर जाना। अभी के लिए इतना ही, और इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट इस तरीके से करवा दिया। बाकी आपको पूरी वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी भी पहले बहुत बार अपलोड की हुई है, चैनल पे जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी आपको इसी तरीके से करनी है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।